मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू है। वर्तमान में मैं शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर में पदस्थ हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है, वो है लोकतंत्र। इस लोकतंत्र के टॉपिक में मुख्यतः हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, और जो दूसरा प्रमुख बिंदु है जिस पर आज के लेक्चर में चर्चा होगी, वह है लोकतंत्र का प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो आज आप देखेंगे कि विश्व में जो अधिकांश देश हैं वे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं, और इसका जो मुख्य कारण है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्यों अधिकांश देशों के द्वारा अपनाया गया है, वो यह है कि इसमें कुछ इस तरीके की विशेषताएं हैं जो अन्य शासन प्रणालियों में नहीं मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, उत्तरदायी शासन प्रणाली, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, सभी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो अवसर प्रदान किए जाते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में या लोकतंत्र में, वो अन्य शासन प्रणालियों में हमको देखने को नहीं मिलता। इसी कारण से आप देखेंगे कि अधिकांश देश, चाहे वो पूंजीवादी देश हो, चाहे समाजवादी देश हो, चाहे कोई भी देश हो, अपने आप को लोकतंत्र कहलाना पसंद करते हैं और ये दावा करते हैं कि उनकी शासन प्रणाली लोकतंत्र है। अब हम लोकतंत्र के अर्थ एवं परिभाषा को परिभाषा की व्याख्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि यदि लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ में चाहें तो हिंदी में इसे जनतंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो आप देखेंगे लोकतंत्र मतलब क्या। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र, अर्थात जनता का शासन। जनतंत्र और प्रजातंत्र भी इसके पर्यायवाची हैं। अंग्रेजी में यदि जाएं तो लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। यह ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। दो शब्द हैं, डेमोस और क्रेसिया। तो डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति। इस तरह लोकतंत्र का अर्थ है जनता की शक्ति, अर्थात जनता की शक्ति के द्वारा ही शासन चलाया जाए। तो इस तरीके से ये है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ, जिससे हमें पता चलता है कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता शामिल होती है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें एक जो सर्वमान्य परिभाषा है वो है अब्राहम लिंकन की। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया था कि लोकतंत्र, वो इंग्लिश में भी पहले कहे थे कि डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो ये जो परिभाषा है, ये लोकतंत्र के संपूर्ण आयामों को व्याख्या करती है। अन्य विद्वान भी हैं, सीले, ब्राइस, डायसी, इन सब ने भी लोकतंत्र को परिभाषित किया है, लेकिन मुख्य तौर पर सारे परिभाषाओं को समाहित करते हुए यदि हम सिर्फ अब्राहम लिंकन के द्वारा जो लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन को व्याख्या करें, तो हमें सभी राजनीतिक वैज्ञानिकों की परिभाषाओं का भी निचोड़ इसमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जनता का शासन से क्या तात्पर्य है। जनता का शासन से तात्पर्य है कि जो शासन करने की शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में नहीं है, बल्कि शासन करने की शक्ति संपूर्ण जनता में निहित है। अर्थात जो संप्रभुता है उसका निवास स्थान है कहाँ? जनता में। तो जनता का शासन है, इसका मतलब है
कि शासन करने की अंतिम शक्ति या शासन के द्वारा जो भी निर्णय किए जाते हैं उसका अंतिम निर्णय करने की जो क्षमता है वो किस पर निहित होगी, जनता में निहित हो। इसीलिए हम जनतंत्र को कहते हैं क्या, जनता का शासन है। इसके बाद आता है कि जनता के द्वारा शासन। इसका क्या तात्पर्य है? जनता के द्वारा शासन का तात्पर्य है कि जो भी शासन प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें जनता स्वयं भागीदार बनेगी, अर्थात शासन के कार्यों का संचालन करने में जनता की भागीदारी होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा। अब ये जनता अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूपों में भागीदारी कर सकती है। कुछ जगह जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है, कुछ जगह जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करती है, लेकिन लोकतंत्र में शासन कार्य के संचालन में जनता भागीदारी करती है। इस परिभाषा के तीसरे बिंदु में आते हैं तो हम देखते हैं जनता के लिए शासन। जनता के लिए शासन का तात्पर्य है कि जो शासन का उद्देश्य होगा वो जनता का हित होगा। जनता के लिए शासन का मतलब जनता के कल्याण के लिए, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, जनता के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य किया जाएगा, न कि किसी व्यक्तिगत हित या किसी विशेष समुदाय के हितों के लिए। अर्थात जनता के लिए शासन, इसका मतलब यही है कि जो लोकतंत्र है उसमें उसका मुख्य उद्देश्य है जनता के हित के लिए शासन करना। इस तरह हम देखते हैं कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, इसका तात्पर्य है जनता के लोगों में ही शासन करने की अंतिम शक्ति होगी और जनता के द्वारा ही शासन कार्य का संचालन किया जाएगा और जनता के हित के लिए शासन संचालित किया जाएगा। इसके बाद कुछ आधुनिक अर्थों या व्यापक अर्थों में भी लोकतंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि लोकतंत्र को कुछ विद्वान सिर्फ शासन प्रणाली के रूप में ही मानते नहीं हैं, बल्कि वे इसे राज्य और समाज का स्वरूप भी मानते हैं। अर्थात कि समाज का जो व्यवस्था है वह भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसके बाद कुछ विद्वान इसे जीवन, एक आदर्श जीवन जीने के ढंग के रूप में भी परिभाषित करते हैं। इस तरीके से लोकतंत्र एक व्यापक शब्दावली है जिसमें शासन प्रणाली के रूप में तो हम मानते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ राज्य, समाज और जीवन पद्धति के रूप में भी इसके अर्थ को स्वीकार किया जाता है। इसके बाद हम दूसरे बिंदु में आते हैं, वह है लोकतंत्र के प्रकार। अब यदि हम विभिन्न प्रकारों में बांटे तो निश्चित रूप से हमको कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। तो लोकतंत्र को जो बांटने का आधार है वो हम उसकी परिभाषा से ही लेंगे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता की भागीदारी से शासन चलाया जाता है। तो इसी को आधार मानकर कि शासन प्रक्रिया में जनता किस रूप में भाग लेती है, लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जो दूसरा है वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या उसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वह प्रकार है जिसमें जो जनता होती है शासन कार्यों में स्वयं भाग लेती है। अब स्वयं भाग लेती है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ यही है कि जनता शासन कार्यों के संचालन में स्वयं जागरूक होकर और सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाती है। ऐसा उदाहरण हमें ग्रीस पुराने 3री और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमको ग्रीस के एथेंस नगर में मिलती है, और भारत में भी आप देखेंगे तो प्राचीन समय में जो वैशाली गणराज्य था वहां भी इसके पूर्व संकेत मिलते हैं लोकतंत्र और गणराज्य के। इसके बाद वर्तमान समय में आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन हैं, वहां भी
लोकतंत्र के प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शन हमें होते हैं। और यदि हम उदाहरण स्वरूप लें तो भारत में जो ग्राम पंचायत है वहां भी आप देखेंगे ग्राम पंचायत स्तर पे जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया है वहां भी लोकतंत्र के प्रत्यक्ष स्वरूप को हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां एक गांव के लिए जो भी निर्णय लिया जाता है वो समस्त ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य यही है कि जनता शासन कार्यों में स्वयं सक्रिय और जागरूक होकर के भाग लेती है। दूसरे प्रकार को हम देखते हैं जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ है कि इस प्रकार की लोकतंत्र में जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि शासन कार्यों के संचालन में वह पहले अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर ये जो प्रतिनिधि जनता चुनती है, जो कि जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये प्रतिनिधि शासन कार्य का संचालन करते हैं। इसी कारण हम इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष मतलब जनता स्वयं सक्रिय होकर भाग नहीं ले रही है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले रही है, इसीलिए हम कहेंगे इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र। और हम देखते हैं कि आजकल जो ज्यादातर देशों में लोकतंत्र का जो स्वरूप जो प्रणाली प्रचलित है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और इसका कारण क्या है? कारण यही है कि आज बड़े बड़े देश हैं, उनका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, उनकी जनसंख्या इतनी बड़ी है, जनसंख्या का स्वरूप इस तरीके से मिश्रित है और जटिल है कि सब लोगों का एक साथ बैठ करके शासन कार्यों को संचालित करना संभव नहीं है। इसीलिए आज लोकतंत्र का अलग स्वरूप जिसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ये स्वरूप ज्यादा प्रचलन में है। और विश्व के अधिकांश देशों में आप देखेंगे, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सभी देशों में लोकतंत्र के इसी स्वरूप का ही प्रचलन वर्तमान में हो रहा है। तो ये हमारा लोकतंत्र का दो प्रकार हो गया, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र का महत्व क्या है और लोकतंत्र को एक व्यापक रूप में हम कैसे परिभाषित करें। तो देखिए, लोकतंत्र शासन की प्रक्रिया में जन भागीदारी का नाम है, अर्थात जनता का शासन के निर्णय प्रक्रिया में किस तरीके से उसका योगदान होगा, किस तरीके से वो भाग ले पाएगी, यही संपूर्ण लोकतंत्र का निचोड़ है कि शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी कैसे होगी। ये निर्धारित करती है कि लोकतंत्र किस देश में कितना सफल है, कितना असफल है। क्योंकि कुछ देशों में शासन की प्रक्रिया में जनता की कम भागीदारी हो सकती है, कुछ देशों में ज्यादा हो सकती है, लेकिन शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी आवश्यक है, तभी वह लोकतंत्र कहलाएगा। तो ये हमारा लोकतंत्र का टॉपिक है। और आप देखेंगे लोकतंत्र अलग अलग क्षेत्रों में भी विद्यमान है। जैसे कि लोकतंत्र राजनीतिक क्षेत्र में, आप राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र को परिभाषित करेंगे तो आप देखिए कि लोकतंत्र राजनीतिक क्षेत्र में इसका तात्पर्य है कि शासन कार्यों में जनता किस प्रकार से भाग ले रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सभी व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से शासन कार्य को संचालित करने की शक्ति रखते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र में है। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष का शासन करने की शक्ति में संचालन करने की शक्ति में अधिकार नहीं होता, बल्कि समस्त जनता का अधिकार। यदि आप आर्थिक क्षेत्र में देखें तो आर्थिक क्षेत्र में भी किसी भी देश की समस्त आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता कुछ व्यक्ति विशेष या पूंजीपतियों में, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र इस प्रकार से उस देश की आर्थिक संरचना होगी जहां सभी नागरिकों को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ न कुछ अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अर्थ उपार्जन करने की अवसर मिलेगी।
फिर सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र। सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र का मतलब ये है कि किसी भी समाज में किसी विशेष वर्ग को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, बल्कि धर्म, लिंग, जाति, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सभी समाज में भाईचारा, बंधुत्व की भावना से रहेंगे और सभी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि जीवन के विविध क्षेत्रों से लोकतंत्र जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र को हमारे लिए जानना, पहचानना और एक आदर्श जीवन जीने के लिए लोकतंत्र का सही अर्थ, जिसमें हम सिर्फ शासन प्रणाली को ही ना लें, बल्कि लोकतंत्र एक किसी भी निर्णय में सभी लोगों की सहमति और समन्वय के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जो मूल भावना इसमें निहित है, उसको लेकर के चले, जिससे कि हम अपना जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है कि जिसमें हमने आज ये डिस्कस किया कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है और लोकतंत्र का अर्थ को भी हमने परिभाषित किया, जिसमें से सबसे लोकप्रिय और सबसे जो मान्य है अब्राहम लिंकन का। फिर एक बार दोहराता हूं, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। और फिर हमने लोकतंत्र के दोनों प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी बताया और अंत में यही कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करती है। इसीलिए आज विश्व के सभी देश इसको अपनाने का प्रयास करते हैं और लोकतंत्र के अलावा अभी तक जितनी भी शासन प्रणालियां आई, उसमें से सबसे बेहतर लोकतंत्र ही है। इससे बेहतर अन्य विकल्प नहीं आए हैं। इसीलिए लोकतंत्र को जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।